मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। कल मुल्क भर में पेट्रोल की हड़ताल हुई और अवाम पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे और मुल्क भर में कसीर तादाद में पेट्रोल पंप्स बंद थे। फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए और फिर मुज़ाकरात के ज़रिए पेट्रोल निज़ाम बहाल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुज़ाकरात पहले नहीं हो सकते थे? क्या ये अमल नामुमकिन था? और क्या इसके लिए ज़रूरी था कि पूरे मुल्क में खबर बने, पेट्रोल पंप बंद हो, हड़ताल हो और फिर उसके बाद हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात हो और मसला हल हो? पाकिस्तानियों की पेट्रोल के मसले से तो कल जान छूट गई है, मगर अब कराची से खैबर तक गैस का कहर सर उठा रहा है, जिसका खदशा पहले से जाहिर किया जा रहा था और अब वो सूरत हाल पूरी खुल के सामने आ गई है। घरेलू सार्फिन गैस की किल्लत और कम प्रेशर का बंद अब बुरी तरह से झेल रहे हैं और ये अमल कराची से पेशावर तक जारी है। साथ ही सनत और तिजारत को गैस के लो प्रेशर का सामना है। ये पहली मरतबा नहीं, हमने PTI की 3 साल हुकूमत में हर सर्दी में यही सूरत हाल देखी है। पाकिस्तान में माहाना बुनियाद पर 12 LNG के कार्गो आते हैं, जबकि नवंबर में कार्गो की तादाद 10 है। नाक़दीन का कहना है कि दुरुस्त पॉलिसी के फुक़दान ने सूरत हाल को इस कदर मुश्किल बना दिया कि हर साल आवाम को गैस बहरान का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में बिजली गायब, सर्दियों में गैस। गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है और सर्दियों में कराची से खैबर तक हर शहरी को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता है। रावलपिंडी के कुछ इलाकों में सर्दियों के आगाज से ही गैस गायब है, जबकि कई इलाकों में प्रेशर की कमी की शिकायत है। इस्लामाबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला सामने आया है। लाहौर में कई इलाकों में गैस बंदिश के बाइस शहरी सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेशावर के घरेलू सार्फिन को सुबह, दोपहर और शाम को हल्के प्रेशर के साथ गैस फराहम की जा रही है। कराची के कई इलाकों में दिन भर गैस प्रेशर में कमी की शिकायत सामने आई हैं, जबकि कई इलाकों में रात को गैस सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी जाती है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और खाने पीने की अशिया बाहर से खरीदने के बाइस घरेलू बजट में इजाफा हो गया है, जो महंगाई के सताए आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गैस रेगुलेटरी इदारों के मुताबिक सर्दियों के आगाज पर मुल्क भर में हीटर्स और गीजर के इस्तेमाल के बाइस गैस की खपत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इम्पोर्टेड जो गैस है वो बहुत थोड़ी तादाद। चंद रोज कबल वजीर तवानाई हमाद अजहर ने पार्लियामेंट में अपने पॉलिसी बयान में कहा था कि सर्दियों के दौरान घरेलू सार्फिन को दिन में 3 दफा नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में गैस फराहम की जाएगी। लेकिन दारुल खिलाफा इस्लामाबाद हो या मुआशी शाहरग कराची, खाने के औकात में या तो गैस होती ही नहीं या फिर प्रेशर इतना कम होता है कि मोमबत्ती की लौ तेज लगे। रात के 11 बजे से चली जाती है और सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आती है। गैस आए को बच्चे खाना खान टाइम ते नाल। गैस तो बिल्कुल ही आता नहीं है। सुबह को बच्चों ने जाना होता है स्कूल में, ठीक है, तो नाश्ते के बगैर जो है वो नहीं जाया जा सकता हो। अब जरा उन लोगों की हालत का तसव्वुर करें जिनका कारोबार ही गैस का मोहताज है। बेकरी, तंदूर या होटल का खर्चा तो डबल हो चुका। फैक्ट्री और सनतों के मालकान भी कारोबार बंद करने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए सनती शोबे को गैस फराहमी मुअत्तल करने से पैदावारी अमल मुतासिर होगा और मुआशी पहिया रुक जाएगा। इस वक्त गैस की शॉर्टेज है, हमारी इंडस्ट्री दिन के अंदर मुश्किल चल पाती है। यानी अभी इस वक्त आप समझें कि हम 50%, 40% प्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं। CNG सेक्टर को भी दवा की तरह हफ्ते में 2-1 दिन थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को गैस मिलती है, जिसके बायस सस्ता ईंधन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। रिक्शा, टैक्सी और बसों वगैरह से रोजी कमाने वाले भी दूसरे रोजगार की तरफ देख रहे हैं। अब इसमें तो कोई शक नहीं है और जाहिर है कि कई सालों से अमल जारी है कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि हमारी जो गैस के ज़खायर है, उसमें कमी आ रही है। मगर दूसरी जानिब हुकूमत ने वक्त पर LNG कार्गोज नहीं खरीदे, ये इल्ज़ाम है जिस पर बहरान में इजाफा हुआ। इस बात की तस्दीक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी करते हैं। पिछले साल भी LNG कार्गो की बुकिंग और ख़रीदारी से मुताल्लिक एनर्जी सेक्टर और पावर डिवीज़न तनाज़ात की जद में रहा। मुस्ताफ़ी मावन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने बताया था कि एक LNG टर्मिनल 2021 में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, जबकि दूसरा 2021 के वक्त में शुरू हो जाएगा।
एक टर्मिनल अगले महीने के एंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, उनका ओगरा लाइसेंस रह गया हुआ है, वो उसकी आजकल में अप्रूवल हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। दूसरा टर्मिनल जो है वो 2021 के सेकंड हाफ में कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। इन दोनों टर्मिनल्स में, ये मर्चेंट टर्मिनल्स हैं, इन पे कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। मगर इन दोनों में से किसी एक पर भी काम नहीं हुआ। ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में गैस की डिमांड में शदीद इजाफा होता है, मगर हुकूमत के पास अपने 3 साला दौर की मिसाल मौजूद थी। नाक़दीन कहते हैं इस बुनियाद पर मुस्तक़बिल के सौदे किए जा सकते थे। ताहम ये सवाल अब भी अहम है कि LNG के मुस्तक़बिल के सौदों में कौन सा फार्मूला इख्तियार किया जाए जो बेहतरीन ख़रीदारी का या सस्ती ख़रीदारी का ज़ामिन हो। दूसरी जानिब अफसोस से कहना पड़ता है कि PTI की हुकूमत का चौथा साल है, गर्दिशी कर्ज़े कम करने का ना ही कोई मरबूत इस्लाहात और यानी कि कोई बहुत ही पॉजिटिव सूरत हाल नज़र आई है, और ना ही खसारे में चलने वाली नाहल गैर इंतज़ामिया बद इंतज़ामी के शिकार डिस्कोस की निजकारी में कोई बड़ी पेशरफ्त है। उल्टा बिजली के टैरिफ में इजाफा होता चला जा रहा है, और इसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत के दौरान गर्दिशी कर्ज़ों में 1400 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। 3 बरसों में गर्दिशी कर्ज़े का हजम 1200 अरब से बढ़ के अब 2600 अरब रुपए हो चुका है। बिजली मज़ीद महंगी से महंगी हो रही है, और इसी वजह से इमरान खान की मकबूलियत में और उनकी हुकूमत की मकबूलियत में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, चाहे हुकूमत माने या न माने। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने आज एक बार फिर दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है काबीना के बहुत मुतहर्रिक रुकन हैं, अब हैं वज़ीर एनर्जी जनाब हम्माद अज़हर। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब। पहले तो ये मुझे समझाइए, बताइए कि कल जो ये पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर ये हड़ताल हुई पेट्रोल पंप्स की, पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे ये खबरें चलती रहीं, बेपनाह लोगों को परेशानी हुई। ये अमल जो कल शब हुआ, क्या ये परसों शब, ये 3 दिन पहले नहीं हो सकता था? और इस मामले पे वो जिस तरीके से कल रात को हल किया गया, परसों या तरसों नहीं हल हो सकता था ये? पहले हमसे रब्ता किए बगैर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 नवंबर को स्ट्राइक की कॉल दी थी। 3 नवंबर को मैंने उन्हें इंगेज किया और वो स्ट्राइक की कॉल उन्होंने वापस ले ली, और हमने 10 दिन मांगे कि 10 दिन के बाद हम आपके मार्जिन की इंक्रीज़ की समरी जो है वो जमा करा देंगे। और हमने अपने वादे के मुताबिक 18 नवंबर को अपनी समरी ECC में जमा करवा दी। लेकिन ECC ने, क्योंकि अभी सारे डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स नहीं आए थे उस पर, उसको 1 हफ़्ता डिले आगे कर दिया। उस 1 हफ़्ते की डिले की वजह से इन्होंने दोबारा स्ट्राइक की कॉल दे दी, और हम इन्हें बार बार कहते रहे कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, समरी को क्लियर हो लेने दें। तो अब दोबारा भी जब स्ट्राइक की कॉल इन्होंने वापस ली है, तो उसी समरी की ही बुनियाद पे ली है। जितना उस समरी के अंदर हमने मार्जिन इनका इंक्रीज़ किया था, वो उतना ही इंक्रीज़ किया है, और सिर्फ उन्हें अब ये एडिशनल यकीन दिलाया है कि 6 माह के बाद हम उनको एक परसेंटेज सिस्टम पे ले जाएंगे, और उस वक्त जो भी फैसला होएगा इनके साथ मिल के कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इंगेज नहीं थे, हम तो पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल इंगेज थे, और 18 तारीख को हमारी समरी ECC में तो आप भी मौजूद थे ना? ECC में तो जब ये समरी आई तो आपने बताया कि एक बड़ा अहम मसला है, और ये इस हवाले से एक बहरान पैदा हो सकता है। तो ये कि फ़लाँ डिपार्टमेंट की कमेंट्स नहीं आए, तो क्यों नहीं आए? ये क्या ये नाअहली नहीं है तो क्या है? ये इतना एक अहम मामला है। और फिर क्या ECC में मौजूद जो हुकूमत के कलीदी अराकीन है, उनको ये नहीं पता था कि इसका क्या फॉल आउट होगा? और फिर वो फॉर्मूला जो कि अभी इस ECC से पहले अपनाया गया, तो 18 की ECC से पहले क्यों नहीं अपना लिया गया? नहीं, ये तो खैर जब उनसे बातचीत हमारी शुरू हुई 3 नवंबर को, तो उसके बाद ही हमने वो मार्जिन की इंक्रीज़ के ऊपर उनसे जो बात तय की, और जो पाइड की स्टडी के मुताबिक और इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग के मुताबिक, वो तो तब ही होना था। और ये सारी बातें ज़ाहिर ECC के सामने रखी गई थी, लेकिन उस वक्त यही समझा गया कि क्योंकि ये एक पेचीदा मसला है, तो इसको फ़िलहाल सारे कमेंट्स आने दें। बाय द वे, मार्जिन अभी भी नहीं बढ़ा, मार्जिन तब ही बढ़ेगा जब अगला ECC का इजलास होएगा, सारे कमेंट्स आ जाएंगे। और यही बात हमने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को भी समझाई है कि पेट्रोलियम डिवीज़न या फाइनेंस डिवीज़न के पास ये मंशा नहीं है कि वो काबीना के अप्रूवल के बगैर कोई किसी का मार्जिन बढ़ा सके। मार्जिन एज ऑफ टुडे अभी भी वही है जो गुज़िश्ता 3 दिन पहले था, लेकिन अब जो हमारी ECC की समरी है जो 18 तारीख से जमा है, अब उसी की बुनियाद पर अगले हफ्ते फैसला हो जाएगा। तो ये जब ECC होती है, तो ECC का जो एजेंडा होता है, उसके जो नुकात होते हैं, जो उसके साथ मुंसलिक चीज़ें होती हैं, क्या कोई निज़ाम नहीं है कि जो उसको चेक करे
कि अब ये एजेंडा है तो इस एजेंडे के लिहाज से ये इसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो, ताकि जब वो ईसीसी में पहुँचे तो डेफर जो होने का एक सिलसिला होता है जो कि अब तवील अरसे से देख रहे हैं। और हमें बताया गया कि हम शुगर भी अगर इंपोर्ट कर लेते, ईसीसी ने जैसे कि जुलाई में फ़ैसला किया था, और वो 3 लाख टन अगर शुगर आ जाती तो शायद ये मसला ना होता। आखिर ये ईसीसी का निज़ाम क्या मौसर है? देखें, जो ईसीसी के अंदर एक निज़ाम है कि जब तक सारे कमेंट्स ना आएँ डिपार्टमेंट्स के तो समरी को टेबल नहीं किया जाता, और उस दिन भी यही हुआ था कि समरी टेबल नहीं हुई थी, लेकिन मेरे इसरार पे फिर उसको एज एक्स एजेंडा आइटम फाइनेंस मिनिस्टर की स्पेशल प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करते हुए शौकत तरीन साहब ने टेबल कर दिया था। लेकिन टेबल होने के बाद उसको डिफ़र किया गया क्योंकि वो ये समझा गया कि ये मामलात ऐसे हैं कि इसको मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से और दूसरे डिवीजन्स की तरफ से। लेकिन उसको बहरहाल हमने जो स्ट्राइक कॉल थी उसको मेरा सवाल बाकी है हमाद साहब कि क्या ईसीसी सेक्रेटेरिएट है, क्या निज़ाम होता है कि जब ईसीसी का एजेंडा बन जाता है तो उसकी जो ज़रूरियात हैं वो एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, होगा जो देखे कि इसके लिए कमेंट्स आने हैं, इसने कमेंट भेजने हैं। वो कौन था जिसने कमेंट नहीं भेजे? उसने बोला मैं नहीं भेजता कमेंट। नहीं, ये हमने क्योंकि 4 दिन पहले ईसीसी के इजलास से 4 दिन पहले समरी ये जमा कराई थी। कैबिनेट डिवीज़न ईसीसी के मामला देखता है और कैबिनेट डिवीज़न जो है यूजुअली 4 दिन नहीं, यूजुअली 1 हफ़्ता लगता है सारे डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि 8-10 डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आने होते हैं और उस पर पूरे मामले को जायज़ा लिया जाता है। तो वो कमेंट्स अभी नहीं आए थे और जिसकी वजह से डिफ़र हो गया, और अभी भी मार्जिन बड़ा तो नहीं है। वो तो जब अगला आईसीसी का सेशन होएगा और हमारी समरी दोबारा टेबल पे आएगी और कमेंट्स आगे होंगे तो फिर ये फैसला होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है हमारे साथ। हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। घरेलू सार्फिन के लिए खाने पकाने की गैस नहीं है, सनतों को देने के लिए गैस नहीं है, बिजली महंगी से महंगी होती चली जा रही है और पीटीआई हुकूमत का 4था साल है। ये सब कुछ क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे वक्फे से कबल वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब हम्माद अज़हर। साहब ये बताइएगा कि ये चीज़ जो है कि गैस की किल्लत, गैस कितनी चाहिए, गैस कितनी अवेलेबल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी हुकूमत भी 3 साल से ये देख रही है, हर साल कमी होती है, हर साल मिस कैलकुलेशन होती है, हर साल पिछले साल आप नहीं थे, पिछले साल भी हुई, उससे पिछले साल आप नहीं थे, उससे पिछले साल भी हुई, उससे पिछले साल आप नहीं थे, फिर भी यही कैफियत रही, यही कमी रही, उससे पिछली गवर्नमेंट में भी कमी रहती थी। तो ये क्या है, ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन से अंदाजे हैं जो कि हर सूरत में फेल हो जाते हैं? ये कौन सा फॉर्मूला है जो अप्लाई नहीं होता जिसकी वजह से जितनी हमें चाहिए हमारे पास अवेलेबल नहीं? बहुत एक पर्टिनेंट सवाल है, बहुत एक पर्टिनेंट सवाल है और इसका मैं जवाब आज देना चाहूँगा कि देखें ना कि आज से 3 साल पहले जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो सर्दियों में जब गैस की लोड शेडिंग होती थी तो कभी ये सवाल नहीं किया जाता था कि एलएनजी ऑर्डर हुई कि नहीं हुई। हालांकि आज हम दुगनी एलएनजी ऑर्डर कर रहे हैं उस टाइम से। उस टाइम पे 2017 का अगर आप साल देखें तो सिर्फ 70-72 कार्गोज ऑर्डर हुए थे और इस साल हम 132 कार्गोज रिसीव। लेकिन उस साल की चीखें भी हमने सुनी थी ना, गुलाम सरवर साहब थे एनर्जी मिनिस्टर। सुने सर, उस साल की चीखें भी हमने सुनी थी। मैं पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जी, मैं पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो आपकी अब आप ये देखें कि जब से हमारी हुकूमत आई है तो एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि जी शायद एलएनजी बर वक्त परचेज ना करने की वजह से ये सर्दियों के अंदर गैस का शॉर्टफॉल आता है। हालांकि एलएनजी जो है, अगर मैं एक कार्गो आज डिवर्ट करूं डोमेस्टिक साइड पे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो यूज़ कर रही है लोकल गैस, या जो हमारे घरेलू सार्फिन लोकल गैस यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का मुझे 7 अरब 40 करोड़ का नुकसान है। और हम थोड़ा सा कोई 3-4 कार्गोज हम जो हैं वो डिवर्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा कार्गोज हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि पावर की डिमांड आधी हो जाती है और उनकी सप्लाई एलोकेशन भी आधी हो जाती है। तो एलएनजी की परचेज़, उसकी बर वक्त परचेज़, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो हमारी सर्दियों के अंदर जो हमें गैस की शॉर्टफॉल पेश आती है। उसकी वजह ये है कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एलएनजी को एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट कानून में डिफ़ाइन नहीं किया गया और हम कानूनी तौर पे जो लोकल गैस के कस्टमर्स हैं उनसे एलएनजी की कीमत नहीं ले सकते। तो जब हम उन्हें एलएनजी सप्लाई करते हैं तो हमें बहुत भारी नुकसान होता है। इस वक्त अब समझने की ये ज़रूरत है कि ये सर्दियों में गैस का बहरान आता क्यों है। सर्दियों में गैस का बहरान इसलिए आता है कि आपके मुल्क में 2 सर्किट चल रहे हैं इस वक्त। एक 30% एलएनजी का सर्किट यानी इंपोर्टेड गैस का चल रहा है, उसमें तो हमने 12 की बजाय 10 कार्गोज भी सिक्योर कर लिए, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्कोर है। सारी दुनिया में ग्लोबल शॉर्टेज है और जितने एनर्जी एनालिस्ट मुझसे मिलते हैं वो एक्चुअली समझते हैं कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एलएनजी की कि हमने 12 की बजाय 10 कार्गोज एट ए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ $15 सिक्योर किए। आजकल $30 की कीमत जा रही है। दूसरी साइड पर जो 70% आपकी गैस कंज्यूम होती है
वो है आपकी लोकल गैस फील्ड्स, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर से गैस निकलती है और वो हम सस्ती देते हैं घरों को। वहाँ पे जब डिमांड स्पाइक आता है गीजर्स की वजह से और हीटर्स की वजह से, तो वो शॉर्टफॉल वहाँ पे आती है और उसको हम फिलहाल LNG से के साथ मिक्स करके पूरी तरह हम पूरा नहीं कर सकते, वरना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। सिर्फ एक कार्गो का 7 अरब से ज़्यादा का नुकसान है। तो वो जो लोकल डोमेस्टिक फील्ड है जो, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 28% घरानों के पास गैस के कनेक्शंस या गैस की सहूलत है। 70% से ज़्यादा पाकिस्तान के पास गैस की ये पाइप्ड गैस की सहूलत नहीं है। वो LPG या अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं, बिजली है या दूसरे मेथड्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मिसकंसेप्शन तो आपने क्लियर कर दिया, मसला हल कैसे होगा? ये तो यानी कि सारी ज़िंदगी हमारी किस्मत पे लिख दिया गया है ये कि सर्दियाँ आएंगी और ये गैस का इसी तरह का फुकदान होगा। जी, आप देखें ना, लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो आपने खुद अपने इंट्रो में बताया था कि ये जो पाइप्ड गैस का नेटवर्क हमने डोमेस्टिक फैला दिया है। पाकिस्तान दुनिया का कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है जहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है। हमारे साथ ईरान है, ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे भी देहातों के अंदर पाइप्ड गैस की सहूलत जो है वो नहीं है। हम अब ये करना चाह रहे हैं कि हम जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जिसके अंदर नंबर 1 बिजली है, हमारा सीजनल विंटर एनर्जी पैकेज फील्ड के अंदर मौजूद है कि जितने आप इजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो 12 रुपये 96 पैसे के आपको मिलेंगे और उन पे कोई फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, कोई क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। एक तो वो अवेलेबल है। मैं समझता हूँ कि DC इन्वर्टर्स और ये जो अब अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस आई हैं, ये उन घरों के लिए जो है एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। दूसरा, अब हम एक वर्चुअल पाइपलाइन LNG की जो है उस पर काम कर रहे हैं। अब LNG की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सिलेंडराइज किया जाता है और वो LPG के सिलेंडर से तकरीबन काफ़ी कम कीमत पे वो दस्तयाब हो जाते हैं। चाइना के अंदर जो रूरल गैसिफिकेशन है वो इसी तरीके से हुई है। अब हम उस तरफ भी जाना चाह रहे हैं और हम अपने देहातों के अंदर बायोगैस, जो कि एक मीथेन का बड़ा रिच सोर्स है और फ्री गैस का एक सोर्स हो सकता है ऑल द ईयर राउंड, और कुछ पंजाब के जो इजला हैं उसके अंदर ये कामयाबी से इस्तेमाल भी हो रहा है। इसको भी अब हम पुश करना चाह रहे हैं। लोकल गैस को देखें ना, जब हम लोकल गैस, हमारी इतनी नायाब गैस थी, दुनिया का इतना बड़ा रिजर्व था हमारा, हमने उसको हाथ सेकने के ऊपर सारा ज़ाया कर दिया। हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है और हमने उसे अपने हाथ सेक के या गाड़ियों में CNG के तौर पर डलवा दिया। इसी को अगर हम ज़रा ज़्यादा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करते माजी के अंदर, तो आज शायद हमारी ये गैस फील्ड्स डिप्लीट ना होती। और बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊँ कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो 2000 MMCFT का, जिसका लोकल गैस का फ्लो था 2010 में, आज वो कम होकर सिर्फ 800 रह गया। ये फरमाइएगा कि हमारे जैसे कंट्रीज़ जो कि हमारे रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो जो कि LNG इंपोर्ट पे बड़े डिपेंडेंट हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा है और वहाँ पे भी सर्दियाँ हैं, LNG की प्राइसेस ग्लोबल हाइक हुआ है और ये सारे यानी कि जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई शॉर्टेज, वहाँ पे कोई चीख पुकार क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है? देखें, एक तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रही है। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ गैस कंट्री, क्योंकि माजी में क्योंकि गैस के नेटवर्क्स इतने सस्ते थे और इतनी एम्पल सप्लाई थी कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा, रूस के बाद शायद हमारा सबसे बड़ा गैस का नेटवर्क जो है वो फैल गया और लोगों की इस पर डिपेंडेंस बन गई। बाकी मुल्कों में तो पाइप्ड गैस जो है उसका घरों के अंदर तसव्वुर भी मौजूद नहीं। आपने सारी दुनिया फिरी है, आप साथ हिंदुस्तान देख लें, वहाँ पे पाइप्ड गैस का तसव्वुर बहुत थोड़ा है और जो है वो बहुत महंगा है। तो एक तो हमारी ये डिपेंडेंस है कि सडनली हमारी वो जो एक 70% जो था, 28% जो हमारे घराने लोकल गैस पे डिपेंडेंट थे, सडनली लोकल गैस जब अब हमारी ख़त्म हो गई या आधी के करीब रह गई, ख़ास तौर पे सुई नॉर्दर्न गैस के उसमें नेटवर्क में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि अब उनको शिफ्ट होना पड़ रहा है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। दूसरे ममालिक जो हैं, ये मैं आपको बता दूं कि जो उनका LNG का नेटवर्क है, मैं समझता हूँ कि हमारा 80% के अब टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो ये आ रही है गैस, और उसके अलावा 12 के मुकाबले में जो 10 आ रही है हमारी परचेज़ आ रही है, दैट इज़ अ बेटर स्कोर दैन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये फरमाइएगा कि अब जो हम जिस गैस की कमी का शिकार हैं, जिस आपकी हुकूमत के आने के बाद अब ये जो गैस ज़ाया हो जाती है, जो कि अनअकाउंटेड फॉर गैस है, UFG जो है, पिछली दफ़ा भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि सुई नॉर्थ के अंदर उस पर बड़ी बेहतरी आ रही है, सुई साउथ में कोई बेहतरी नहीं आ रही। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे है अगर बेहतरी नहीं आ रही तो? जी बिल्कुल, जब हम आए थे तो 11.8 यानी समझ लें 12% सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के लॉसेस थे UFG के। वो अल्हम्दुलिल्लाह कम होकर 8.5% के करीब रह गए हैं, 8.8% के करीब। बेहतरीन कामयाबी है ये। लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि
सुई सदर्न गैस में 15.5% यानी या 16% आप समझ लें कि वहाँ पे तकरीबन दुगने UFG लॉसेज हैं। और उसकी वजह यह है कि वहाँ डोमेस्टिक नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपको पता है कि जब हम गैस देते हैं इंडस्ट्री को तो वहाँ से तो तकरीबन 100% हमें रिकवरी हो जाती है, लेकिन जब ये डोमेस्टिक लाइंस के अंदर स्पेगेटी नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पे जब अब जाती है, दूर दराज के इलाकों में भी जाती है, लाइनें एक्सटर्नल भी होती हैं, तो वहाँ से बहुत पिलफरेज होती है। हमारे कुछ लाइनें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, 30-30, 40-40, 50-50 साल, कई शहरों में उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, उसकी वजह से, डिके की वजह से भी UFG लॉसेज आते हैं। तो SSGC के अंदर जो डोमेस्टिक नेटवर्क इतना हमारा फैल गया है, वहाँ पे इसलिए उनको UFG कंट्रोल करने में अब काफ़ी खासा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम ये गैस जो है वो इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज़ कर दें तो ये सडनली आप देखेंगे कि UFG लॉसेज भी आधे हो जाएंगे, बल्कि आधे से भी कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत हमारे, क्योंकि पावर पे ज़्यादा डिस्कशन रही है माजी में और गैस पे नहीं रही, और जब गैस पे डिस्कशन आई पाकिस्तान में तो वो मिक्स कर दिया गया उसको कि शायद LNG बर वक्त नहीं ली जा रही या LNG प्रॉपर नहीं परचेज़ की जा रही, इस वजह से शायद गैस का बहरान आता है, इसलिए वो प्रॉपर डिस्कोर्स डेवलप नहीं हो सका। मैं समझता हूँ हमें इसका प्रॉपर डिस्कोर्स डेवलप करना चाहिए। ये गैस हमारे मुल्क में जो अब लोकल रह गई है जितनी, ये नायाब गैस है, इसका हमें इंटेलिजेंट यूज़ करना चाहिए। गैस का डिस्कोर्स नहीं है, लेकिन ये जो पावर डिस्कोर्स है हमारी, वो तो एक नाअहली के अलामत है। वो तो एक जो पाकिस्तान की आवाम दुनिया की महंगी तरीन बिजली ख़रीदने में मजबूर है, तो उसकी वो वजह है। इसका भी चौथा साल है आपकी हुकूमत का। पहले साल से सुनते आ रहे हैं कि जी के इसको प्राइवेट मैनेजमेंट में देना है, इसकी निस्कारी करनी है, इसको इस सरकार की गिरफ्त से इसको निकालना है। आज चौथा साल हो गया। एक बार फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त तनकीद है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ कि हमें पहले साल आते ही ये सख्त फैसला ज़रूर लेना चाहिए था कि हम इन डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से जाते। और जब मुझे ये कलमदान दिया गया है तो मैंने पहला काम भी ये किया कि हमने ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की हायरिंग का प्रोसेस शुरू किया, ताकि हम कम से कम अगले 1-2 साल के अंदर अपने चंद डिस्कोर्स को तो मार्केट में लेके आए ना। और हर डिस्को ज़ाहिर ज़रूरी नहीं कि वो प्राइवेटाइज होए, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चले जाएंगे, कुछ कंसेशन मॉडल के ऊपर, एक कंसेशन एग्रीमेंट का मॉडल भी दुनिया में चलता है, जिसको आप समझ लें कि ठेके का मॉडल जैसे होता है, वो भी एक मॉडल दुनिया में मौजूद है। तो ये आपकी तनकीद बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि इन डिस्कोर्स को ना सिर्फ ये कि हमें ज़्यादा पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था प्राइवेटाइजेशन के लिए, बल्कि जो पिछली हुकूमतें हैं जो इनमें भर्तियाँ भी करती रहीं और जो इनको ऐसे ही चलाती रहीं, उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था इनकी प्राइवेटाइजेशन जल्दी हो। इसके बगैर सर्विस डिलीवरी नहीं आ सकती आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हम्माद अज़हर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच, जिसकी सरबराही मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे हैं, कराची में मुख्तलिफ हवालों से धुआंधार समाअत इसकी जारी है। कल परसों इसका मौजू था कराची में गैर कानूनी तामीरात और ख़ास तौर पर नस्ला टावर और कई दूसरी इमारतें जो हालिया हफ्तों में महीनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत गिराई गई, जिसमें कि कराची के वो लोग जिन्होंने इनमें सरमायाकारी की थी या जो इनमें रहते थे, वो तो इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए, मगर वो करप्ट माफिया बिल्डिंग कंट्रोल की और हुकूमत सिंध की जिसने इमारतें बनवाई, हलक तक रिश्वतें ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वह साफ बच निकली। आज 2 साल के वक्फे के बाद एक और मौजू जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जनाब जस्टिस गुलजार अहमद इस पर इसके पहले समाअत कर चुके हैं, मुताद्दिद अहकामात दे चुके हैं, उसकी समाअत एक बार फिर शुरू हुई और इसका ताल्लुक़ है मिलिट्री लैंड पर कमर्शलाइजेशन या तिजारती सरगर्मियाँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परसों अपनी समाअत में सेक्रेटरी दिफा को तलब किया था और आज सेक्रेटरी दिफा हुकूमत पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जहां उन्होंने आज बहुत अहम ऐलान किया और उन्होंने कहा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री लैंड पर तिजारती सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे कहा गया है कि अदालत को यकीन दहानी कराएं, मज़ीद कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होगी। बहुत अहम ऐलान था, क्योंकि ख़ुद सेक्रेटरी दिफा ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर रहे थे और कह रहे थे कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने फैसला किया है कि मिलिट्री लैंड पर आइंदा कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को यही बयान तहरीरी जमा करने का हुक्म देते हुए कहा
कि तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहान के दस्तखत से रिपोर्ट और पॉलिसी पेश की जाए। गोया कि आइंदा समात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दफा तीनों मुसल्ह अफवाज से दस्तखत लेके इस पॉलिसी को और इसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि आपको ज़मीन दिफा के लिए दी गई थी, आपने इस पर कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, शादी हॉल्स बना दिए हैं, सिनेमाज बन चुके हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, क्या ये दिफाई मकासद हैं? अस्करी फोर्ड को देखें, वहाँ पे बड़े बड़े इश्तहार लगा दिए गए हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि अदालती हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये शायद आपके इल्म में हो, यह दोहराना बहुत ज़रूरी है कि कराची के हवाले से ख़ास तौर पे और शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म रहा है कि बड़े बड़े जो इश्तहारात लगाए जाते हैं, जिसके लिए पोल्स लगाए जाते हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं, उनको शहर से हटाया जाए। और ये अहकामात कैंटोनमेंट्स के लिए भी दिए गए थे, कुछ अरसे इस पर अमल हुआ है, लेकिन ये इश्तहारात दोबारा वापस हो गए हैं और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका जिक्र भी किया। गुज़िश्ता समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया था और ये बात बड़ी ज़ोर दे के कही थी कि कराची की शहरग जो शाहरा है, कराची एयरपोर्ट से जो शहर तक आती है यानी शाहरा फैसल, उसका आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि वो हिस्सा जो अंधेरे में डूबा रहता है वो दरअसल कैंटोनमेंट फैसल का है, फैसल कैंटोनमेंट का है और वो इसकी बत्ती नहीं जलाते या वो कोई भी वजह है, वो कैंटोनमेंट का इलाका इसीलिए वो अंधेरे में डूबा रहता है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा के हवाले से बात की और कहा कि आप लोग इस्लामाबाद में बैठते हैं, यहाँ एक छोटा सा अफसर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो यहाँ इलाके का किंग बना होता है। जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि मुसल्ह अफवाज ने फैसला किया है, कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो कुछ हो गया उसका अब हो गया, ये कैसे ठीक करेंगे? सेक्रेटरी दिफा ने अपने जवाब में कहा कि जो कुछ हो चुका है उसे ठीक करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा साहब को मुखातिब किया और कहा कि आप सुन लें और तहरीरी बयान दें, बताया जाए कि कमर्शियल सरगर्मियाँ ख़त्म करने की क्या पॉलिसी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फरमाया पॉलिसी बताएं, हमें और बताएं कि ज़मीन की हैसियत की तब्दीली का क्या जवाज़ है, कि लैंड यूज़ को क्यों तब्दील किया जाता है। सेक्रेटरी दिफा ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत तलब की। अदालत ने तहरीरी जवाब तलब करते हुए मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे परसों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तहरीरी फैसले में कहा था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तेज़ी से कमर्शियल सरगर्मियाँ करते हैं। DHA कैंटोनमेंट्स बोर्ड में तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। दिफाई अराजी पर कमर्शियल कारोबार खिलाफ आईन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। बहुत अहम समाअत और ये मामला कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत भी है और ये मुख्तलिफ़ अदालतों में भी बारहा ये मामला सामने आते रहते हैं और पाकिस्तान के जो कानूनी माहिरीन हैं इस हवाले से अदालतों से रुजू भी करते रहते हैं। इसी हवाले से एक सीनियर कानूनदान जनाब ख्वाजा शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इसी नौइयत की एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में भी दी थी। ख्वाजा फरमाइएगा, ये जो आज अहकामात हुए हैं, अभी तो फ़िलहाल इस पर ज़ाहिर रिपोर्ट तलब की है और इस पर फिर या इस मगर इन मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात तो 2-3 साल पहले आ चुके हैं ना ख्वाजा साहब, और वो बड़े सराहत से उसमें ये बात थी, तो ये तो अब दोहराई जा रही है बात। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी थी हबीब मैक्रो के केस के अंदर। आर्दशेर कावस जी का आर्टिकल पे सू मोटो नोटिस लिया था दी देन ऑनरेबल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की थी। इफ्तिखार चौधरी साहब उसमें खुद थे, जवाद एस ख्वाजा साहब थे और गुलाम रब्बानी साहब थे। बड़ी लैंडमार्क जजमेंट ऑथर की जनाब जवाद एस ख्वाजा साहब ने, एंड हिज लॉर्डशिप टू ग्रेट पेन। उन्होंने पूरा एनालाइज किया बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन के मिलिट्री लैंड का कॉन्सेप्ट किया है within the parameter of Cantonment Land Administration Rules 1937 and what is the effect of General Land Register। उस पर उन्होंने हबीब मैक्रो को गिराने का हुक्म दिया और पूरा हाईलाइट किया है कि क्लास 1 A1 लैंड पे, मिलिट्री लैंड पे एक ब्रिक नहीं रखा जा सकता। व्हाट टू टॉक अबाउट कि आप हाउसिंग सोसाइटी बना दें, कमर्शियल बना दें, उसके अंदर शादी हॉल बना दें, उसके अंदर दुकानें निकाल दें। उस पर उन्होंने बहुत डिटेल जजमेंट दी, दैट इज़ द लैंडमार्क जजमेंट। उसको फिर फॉलो किया 2018 के अंदर दोस्त मोहम्मद साहब, दी देन ऑनरेबल जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब और दी देन मुशीर आलम साहब ने मिलिट्री पिंडी के हिसाब से और पूरे कैंटोनमेंट को हुक्म दिया कि यहाँ पे तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद करें। जवाद एस ख्वाजा साहब ने पूरा हाईलाइट किए प्रिंसिपल को
कि ज़मीन का किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए और किस तरह नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मीन अब आपके इस्तेमाल में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को वापस कीजिए। और ये भी कहा कि अगर आप कोई ज़मीन डिस्पोज ऑफ भी करें, उसका पैरामीटर ट्रांसपेरेंसी और ऑक्शन कीजिए। लेकिन जो उसके बाद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस जजमेंट को कभी फॉलो नहीं किया। तो मैंने कुछ सिटीजन्स, कॉन्शियस सिटीजन है, कराची के शहरी हैं, हम उन पे पास के ले गए, हमने सूट फाइल किया, उसके अंदर उसी चीज़ को रीट्रेट किया और गुजारिश की जितने शादी हॉल बन रहे हैं फेज़ 8 में, जितनी ज़मीन मैसिव तरीके से रिक्लेम की जा रही है, रातों रात साहिल को कमर्शियल कर दिया गया, 1 करोड़ का प्लॉट 25 करोड़ का हो गया। और ये आपने मरीन इमार बनाना शुरू कर दिया, क्रीक मरीना बनाना शुरू कर दिया। ये पानी है, ना पोर्ट कासिम के पास ज़मीन बेचने का इख्तियार है, ना अथॉरिटी है, DHA के पास कोई लैंड है ही नहीं। इन्होंने पानी बेचा और पानी पर उन्होंने मट्टी डाल के ये कबूतर के मतलब एक कागज़ की बिल्डिंगें बनाई है। खुदा ना खास्ता इस पर कुछ हुआ तो बड़ा मजा। ना इनके पास अप्रूवल है, ना कन्वर्जन है, ना इनके पास सीपा का एनवायरमेंटल कोई प्रोसेस नहीं है। तो आज बहुत ही खुशाइन दिन था जिस पे जनाब ऑनरेबल जस्टिस गुलजार साहब और उनके ब्रदर जजीज़ ने बहुत शानदार फैसला किया। और मुझे बड़ी खुशी और मुसर्रत है, आज बहुत खुशी मुसर्रत की बाइस है कि तीनों ऑनरेबल और लर्नेड जितने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर मार्शल स्टाफ ने कैटेगोरिकल स्टैंड लिया कि नो मोर कमर्शलाइजेशन। इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर इंटायर पाकिस्तानी, स्पेशल फॉर कराचाइट्स। क्योंकि देखिए हमारा पानी तो हम टैंकर से खरीदते हैं, अब हमारा समंदर भी बेचा जा रहा है। ये ख्वासब तो ये तो अब मुस्तकबिल में पॉलिसी हो सकती है ना। अब ये इतना बड़ा कमर्शलाइजेशन हो चुकी है कि मैसिव एक्टिविटी हो रही है, रोज़गार है, कारोबार है, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो डिसमेंटल नहीं हो सकता, इससे तो तबाही हो जाती है। मैं उसका आपको मिसाल देता हूँ। देखिए ये कानून तो अपनी जगह मौजूद है ना, 100 रॉन्ग्स प्लस न्यूमेरस रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। अब एक और चीज़ देखें, किस कानून के तहत बनाया। देखिए नस्ला टावर तोड़ा, तो क्या इंप्लीमेंटेशन सिर्फ सिविलियन तक होना चाहिए, काला पुल के इधर तक? इसकी इंप्लीमेंटेशन एट पार होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 25 इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे। मैं तो आपसे बड़ी गुजारिश करूंगा, देखिए आप रिक्लेम नहीं कर सकते, आपने शादी हॉल बनाया, इसमें कोई कारोबार नहीं है, कारोबार करें, लेजिटिमेट करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए करमल साहब, बड़ी मौदवाना गुजारिश आपसे करूंगा, देखिए पूरी दुनिया कहाँ जा रही है एनवायरमेंटल इशूज़ पे। ग्लासगो में भी कॉन्फ्रेंस हुई है, FATF के अंदर ये मसले हैं, ये बड़े हसास मसले हैं, इसको लाइटली लेने नहीं चाहिए। इंसान की ज़िंदगी और जो माहौल है वो एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप सिर्फ कारोबार की दुनिया पे, अगर हम इसको पाकिस्तान को शॉपकीपर की दुनिया बना दें और कारोबार के नाम से माहौल को परे कर दें तो तबाह हो जाएंगे। आपने कई जजमेंट जो हैं वो कोर्ट किए हैं, आपने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बेंच का जजमेंट कोर्स किया, इसी हवाले से फिर जस्टिस जबाद ख्वाजा चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका आपने जजमेंट कोर्ट किया है, आपने जस्टिस दोस्त मोहम्मद का जजमेंट कोर्ट किया है। हमें अच्छी तरह से याद है कि 2-2.5 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद के इसी हवाले से अहकामात मौजूद हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कई बार ये अहकामात दे चुकी है, जब ये सारी चीज़ हो चुकी है, आप फिर ये दरख्वास्त लेके सिंध हाई कोर्ट में चले गए। तो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसपे ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुकी है, तो ये उसकी क्या दोहराने से क्या मतलब है इसका? आर्टिकल 189 में हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज बाउंड टू ओबे एंड एडहेयर टू द judicial pronouncement announced by the Honorable Supreme Court of Pakistan in letter and spirit irrespective of armed or civilians। अब उसको फॉलो नहीं करा जा रहा। अब लेटेस्ट रोज़ एक नई दुकान खोल ली है, नई एक शॉपिंग सेंटर खुलता है, एक नया शादी हॉल खुलता है, तो सिटीजन्स के पास इतने इख्तियारात नहीं कि वो इस्लामाबाद जाए और सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री का इंतजार करें। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दोज ऑर्डर्स एवरी सिटीजन हैज द राइट to place on record as a whistleblower information before the honorable court, and it's the job of the court to convert that information into a judicial blower। तो अब क्या होगा कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि अब जैसे कि अगली समाअत पीर को रख ली है, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत लंबा अरसा नहीं दिया है, और उसके लिए कहा है कि तीनों सर्विसेज चीफ से आप दस्तखत से उनके ये पॉलिसी बयान ले आएँ। तो क्या मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक और फैसला देगी, एक और ऑर्डर देगी, चाहे कुछ भी हो? आई होप इंशाल्लाह मेरे देना भी चाहिए। देखें ना, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ऑर्डर अपनी जगह मौजूद है, कानून अपनी जगह मौजूद है। आप कानून की बैकिंग पे कोई चीज़ बनाए ना, जब कानून की बैकिंग नहीं है, कागजात आपके पास नहीं है। देखिए ना, DHA के पास क्या अथॉरिटी है, या फैल्कन सोसाइटी के पास या PF के पास के ना, दे आर नॉट लैंड ग्रांटिंग अथॉरिटीज़, दे डज नॉट पोजेस एनी टाइटल, देयरफॉर दे कैन नॉट ट्रांसफर द बेटर टाइटल व्हाट दे देमसेल्व्स पोजेस। मुश्तरी होशियार बाश, इनके पास कोई टाइटल नहीं। तो पब्लिक के जो अरबों रुपए जो फंस गए हैं वो नहीं देने चाहिए थे, और इन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया। दूसरा आप देखें,
कामरान साहब अप्रिशिएट कीजिएगा इस बात को, जब कानून मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, क्या ज़रूरत पड़ी है DHA को कि ये आप कोई नई हाई राइज बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, नए शॉपिंग मॉल बना दें, नए शादी हॉल बना दें, वो भी मिट्टी डाल के? ये तो बड़ी कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इतनी और ये बड़ी होना चाहिए। आबादी है ख्वाजा साहब, इतनी बड़ी बड़ी आबादियां हैं, या इवन अस्करी फोर्स वगैरह, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी तो होगी ना, मतलब ज़रूरत तो होगी लोगों की कि शादी हॉल भी हो, एक छोटा कम्युनिटी हॉल हो, कुछ तफरी का सामान भी हो, कुछ दुकानें हो, कुछ शॉपिंग हो। वो लोग फिर कहीं किसी और सैयारे पे जाएंगे, वो तो अपने पास जाएंगे ना सर। इसका जवाब मुख्तसर से मैं आपको बड़ा मुख्तसर दे दूं। टाउन प्लानिंग के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब्दुल रज़ाक केस PLD 94 सुप्रीम कोर्ट 512 या 514 में, उसमें दी देन ऑनरेबल चीफ जस्टिस अजमल मियां साहब ने टाउन प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। और ये यकीन करें एमिनिटी प्लॉट मौजूद है KD ऑर्डर 5 और 57 में, जब कराची बसाया गया था ये मौजूद है एमिनिटीज़, उनको ख़राब कर दिया गया, उनको खा गए, उस पर कन्वर्ट कर दिया गया। वो जगह मौजूद है, उन जगह को रेस्टोर कर दें। और ये रेस्टोर करना देखें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आज बेड़ा उठाना पड़ेगा। अगर हमारे लीडरान अगर बात करते ली कुआन यू की या तैयब बुर्जुगान की, उन्होंने यही किया था। उन्होंने सिंगापुर की तवज्जो पूरी दुनिया की तरफ मबजूल कराई थी कानून की अडेरेंस पे। किसी शख्स को उन्होंने देखा कि किसको नुकसान क्या पहुंच रहा है। वहाँ पे तो च्युइंगम खाने पे सज़ा है, वहाँ पे थूकने पे सज़ा है। हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है। क्या हम सिर्फ इस वजह से कि बन गई है होना चाहिए बिल्कुल एमिनिटी है? आप देखें ना, क्रिकेट का ग्राउंड चला गया कराची से, कराची क्रिकेट की नर्सरी है ना, हॉकी का ग्राउंड है, कुछ भी नहीं मौजूद है। कहाँ गए? ये मौजूद थे, गायब कर दिए गए। ये वक्त आ गया रेस्टोरेशन का, ये वक्त आ गया कि क्या वक्त रह जाती है। मैं तो एक बहुत ही छोटी बात कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में 6 बार ऑर्डर कर चुकी है, 7 बार बराह रास्त 4 चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किए कि शहर में ये जो इश्तहारी दीवारें हैं ये ख़त्म करो, ये इश्तहारी सड़कें जो है ख़त्म करो, ये जो बोर्ड लगाते हो वो 15 दिन के लिए ख़त्म होते हैं, फिर आज वही उसमें कंटोनमेंट्स भी हैं, दूसरे इलाके भी हैं, और वो फिर वैसे के वैसे ही सज जाते। इतनी मामूली सी चीज़ है, इस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। और जैसे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शारा फैसल जो है ये आधी अंधेरे में डूबी रहती है। जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने कहा साहब हमारा हिस्सा तो जला रहता है, और ये जो आप जिस पर निशानदेही कर रहे हैं ये फैसल कंटोनमेंट है, वो जलाता नहीं लाइट। आप दुरुस्त कह रहे हैं कामरान साहब, बहुत अच्छी बात आपने एक पॉइंट बताया। देखिए ना, कैंटोनमेंट जो कराची में तकरीबन 6 या 7 की तादाद में, अब यकीन करिए लायबिलिटी है, ये ओवरलैपिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनको नहीं होना चाहिए कराची में। अगर कैंटोनमेंट होना चाहिए सिर्फ बलीर कैंटोनमेंट, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट, फैसल कैंटोनमेंट, कराची कैंटोनमेंट और ये कोरंगी कैंटोनमेंट, फैसल कैंटोनमेंट, ये यकीन करें लायबिलिटी है, ये शहरियों को लूट रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, इनका कोई काम नहीं है। एक ये बिजली का और पोल नहीं जला सकते, इनकी वजूद की क्या यहाँ पे बका, लेकिन मैं इस पे आपसे वो कहूँगा कि मिसाल के तौर पे हम क्लिफ्टन कैंटोनमेंट पे रहते हैं, जो शहर का दूसरे का हाल है, जो जहाँ पे कैंटोनमेंट नहीं है, क्या कोई बड़ा मिसाली मामला है? क्या वो कोई बड़ा फ़ख्रिया मामला है कि मैं ये सारे कैंटोनमेंट ख़त्म करके ये भी मैं जो है हुकूमत सिंध के हवाले कर दूँ और इसमें भी बिल्डिंग कंट्रोल आ जाए, जो एक एक घर के अंदर जो है वो अस्पताल और कैफ़े और रेस्टोरेंट खुलवा दे, और जहाँ पे एक एक टके पे जो है वो एक एक इंच को बेच दे। तो ये तो कैंटोनमेंट का निज़ाम तो एक, मैं तो समझता हूँ ब्लेसिंग है इस मामले से, जो कि ये हुकूमत सिंध और जो शहरी जिस तरह से यहाँ पे मामला चलते रहे अब और अब से कई साल पहले से। बजा फरमाया कामरान साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए एक कदम तो उठाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं एक बात, डिफेंस में आपने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट की बात करी, देखिए 2011 में रेगुलेशन बना दिए DHA ने, अब जो अप्रूवल का इख्तियार था वो भी DHA ने अपने पास रख लिया। यकीन करें सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी रह गई, कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड कुछ नहीं करते, बिल्डिंग भी DHA ने अपने पास रख ली। एक और चीज़ आपने सही कहा, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इदारों पे इन्हीं लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को लाना पड़ेगा और उन पर सज़ा और अकाउंटेबिलिटी का मेयार बनाना पड़ेगा। उसमें लिख दें जो गलत करेगा वो उसकी सज़ा भुगतेगा। यकीन करें एक शख्स को अगर इबरत की मिसाल बनाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की। हमारे इस करप्ट सिस्टम ने मंजूर कादिर काका जैसे लोगों को, आगा मकसूद अब्बास जैसे लोगों को जन्म दिया और ये मुल्क से बाहर भागे हुए। गुलाम मुस्तफ़ा फूल, शारदा शमून, एंडलेस लिस्ट है। आपने माशाल्लाह इतने प्रोग्राम किए कामरान साहब, आप खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। गज़ब करप्शन की अजीब कहानी आपने सुनाई है। शायद मेरिटोक्रेसी इधर बहाल हो जाए तो आप यकीन करिए चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। जो खदशात हमारे हैं वो नहीं आ सकते। और कोर्टें माशाल्लाह इतनी वाइब्रेंट है, इतनी तवानाई है, लोगों का बिलीफ होना चाहिए जुडिशल सिस्टम पे, यकीन करें मिलेगा।
और ये बहुत खुशाइद बात है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे हम अपनी नस्लों को कुछ देकर नहीं जाएंगे। हमें कदम उठाना पड़ेगा कामरान साहब, लेकिन ये सोच के कि फिर वही आ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले ना करें। कराची को एक अलग ऑटोनोमस बनाए और कराची के अंदर पूरे म्यूनसिपल फंक्शन ग्रास रूट लेवल पे दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाइए, ये लाखों लोगों की आबादी बना कर बोरोज बनाए जैसे लंदन के अंदर होता है। फिर ग्रैंड सिटी वजूद में आएगा, मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम करे जो अंडरग्राउंड चले, पूरी दुनिया में होते हैं। मुंबई की मिसाल देख ले, उन्होंने भी तो तरक्की की ना सिविलियंस को लाके। इस सिस्टम को चले, उसको प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची में कार्रवाई, गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन तो ज़रूर हुआ है, मगर वो लोग जिन्होंने गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियाँ कराई, जो उन्होंने खरबों रुपए रिश्वत के कमाए, वो बिल्डिंग कंट्रोल की माफिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की माफिया, हुकूमत सिंध के दूसरे इदारों की माफिया, उनका बाल भी का नहीं हुआ, उनका एक नाम तक नहीं आया। बर्फ गिरी तो बेचारे उन मासूम ख़ानदानों पर जिन्होंने अपनी पूरी जगह पूंजी लगा के यहाँ पे फ्लैट्स लिए, यहाँ पे अपना सर छुपाने की जगह बनाई, वो तमाम के तमाम मुनहदम हो गए और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्शन। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतनब्बे किया है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यकीन दिलाया गया है कि मिलिट्री लैंड पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। देखते ये हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होता है, लेकिन इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो अहकामात हैं जिसके तहत पिछले कई माह से कराची में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से एक्शन हो रहा है। और बावजूद इस वक़्त के इससे बड़ी तादाद में आम लोग, आम ख़ानदान मुतासर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से डायरेक्ट एक्शन किया है। और सबसे अहम जो इस मामले की बात है वो ये कि इसमें जो करप्ट माफिया, जो बिल्डिंग कंट्रोल की नामी ग्रामी करप्ट माफिया है, जो अरबों खरबों रुपए की रिश्वत दे के इस किस्म की तमाम बिल्डिंग्स को जो कि अब गिराई जा रही हैं उन सब की मंजूरी देती है, अप्रूवल्स देती है, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ है, ना उनका कहीं नाम आया है। नस्ला टावर के इंतज़ाम का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुसलसल इसरार है, कराची की इंतज़ामिया को हिदायत है कि इसे हर हालत में ज़मी रेस कर दिया जाए, ज़मींदोज़ कर दिया जाए। इसी हवाले से हमने देखा था कि चंद हफ्तों पहले रॉयल रेजिडेंसी की भी मस्मार किया गया था, वहाँ पर भी शहरियों के 2 अरब रुपए के करीब डूब गए थे और यहाँ पर भी शहरियों की मुसलसल इसी अंदाज की मुसीबत उनके सर पर खड़ी है। इसके अलावा गुजर नाले की चौड़ाई के हवाले से भी एक्शन हुआ था और 60-60 साल 70-70 साल पुराने लीज शुदा मकानात को गिराने के अहकाम दिए गए थे और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो दरख्वास्तें दी गई थी वो बहरहाल उसका कोई काम नहीं हुआ और उसके नतीजे में उसके बावजूद ये इंतज़ाम का अमल जो था वहाँ पर हुआ है। इसी दौरान ये हम देख रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन बिल्डिंग्स को, जिसमें के लोगों के बड़ी तादाद में पैसे लग चुके हैं, जिसकी किसी किस्म की कोई वार्निंग मौजूद नहीं थी, उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात, यानी कि वो तामीरात जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कराची के बड़े बड़े इलाकों में, चाहे वो नाज़माबाद हो, चाहे बादराबाद हो, चाहे गुलशन इकबाल हो, चाहे फेडरल एरिया हो, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन बनते हैं, यानी कि 200-200 गज़ के मकानात, 300-300 गज़ के मकानात गिरा के उन पर कई मंजिला इमारात खड़ी की जाती हैं और वो सब का सब सिंध हुकूमत की करप्ट माफिया, बिल्डिंग कंट्रोल की करप्ट माफिया के तहत हो रहा है, मगर इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा और ये अरबों खरबों का कारोबार रोज़ाना महीनों के एतबार से चल रहा है। इस पूरी सूरत हाल में कराची वाले सख्त परेशान है और यकीनन कराची की जो माशी शहरग है, यानी कि तामीरात, बिल्डिंग और डेवलपमेंट का काम, वो पूरी तरह से ठप हो गया है क्योंकि हुकूमत सिंध इस सिलसिले में मंजूरियाँ नहीं दे रही है। हुकूमत सिंध का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस सिलसिले में जो मंजूरियाँ जिसकी आदी हो चुकी हो उनको वही रोक दिया है, जो होने वाली है उनको होने नहीं दे रही और इस तरह से पूरा निज़ाम ठप हो गया है। माहिरीन और जो इस शोबे से मुंसलिक लोग हैं, जो तजुर्बाकार लोग हैं, जो इस पूरे निज़ाम को हमेशा से जानते हैं, वो कहते हैं कि कराची में बिल्डिंग कंट्रोल उसी वक्त काम करेगी जहाँ पे मंजूर काका वाला निज़ाम वापस आएगा। मंजूर काका वाले निज़ाम का मतलब यह है कि हर कदम पर रिश्वत, हर लम्हे रिश्वत और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें शराकत दारी भी हो, जैसे कि नस्ला टावर में मुबैना तौर पे मंजूर खादिर काका जो उस वक्त का डायरेक्टर जनरल था उसकी बाकायदा शराकत दारी थी। आज
बर्फ गिरी तो उन बेचारों पे जिन्होंने आखिर में ये फ्लैट खरीदे, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई। मंजूर काका जैसे मंजूर काका और उसके दूसरे मंजूर काकाओं का बाल भी कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी हुक्म में उनका नाम भी नहीं आया और वो अरबपति खरबपति कनाडा से लेकर दुनिया के दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ वैसे ही गुजार रहे हैं। इसी पस मंज़र में अब एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, उन्होंने फैसला किया है और बेचारे करे तो क्या करे कि अब यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, उन्हें ये काम नहीं करना है। और कल इस सिलसिले में आबाद ने बादल ख्वासा तामीराती सरगर्मियाँ बंद कर दी। सिंध हुकूमत ने तामीराती मनसूबों की मंजूरी में पहाड़ खड़े कर दिए हैं, मनसूबे मंजूर नहीं हो रहे। इससे पहले कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म रोज़ाना पूरे मुल्क में तामीराती सरगर्मियों के हवाले से हर जुमेरात को एक मीटिंग लेते थे, जिसमें सारे सूबे अपनी पेशरफ बताते थे और सैकड़ों की तादाद में नए मंसूबे मंजूर होते थे। लेकिन सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत थी जिसका चीफ सेक्रेटरी हमेशा एक ही कहानी को दोहराते रहते थे और जिसके नतीजे में यहाँ पे मंसूबों की मंजूरी नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर मंसूबे बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस सिलसिले में होने नहीं दे रही, निज़ाम नहीं चल रहा। और जो वाकिफ़ हाल है वो कहते हैं कि अगर निज़ाम चलाना है तो मंजूर कादिर का काका निज़ाम ही आएगा, पूरा सिस्टम चलेगा। जब सिस्टम चलेगा तो फिर ही ये काम चलेगा और इसके अलावा यहाँ काम नहीं चल सकता। ये वो निज़ाम है 2008 से 2015 तक जिसने 8 साल ने इस पर हुक्मरानी की, सबसे ज़्यादा हुक्मरानी की और अपने तमाम आकाओं को खुश किया। सिंध हुकूमत या उसके करते धरते ऐसा ही निज़ाम चाहते हैं और इसकी वापसी चाहते हैं। दाम लगाओ, रिश्वत दो और जैसी चाहे बिल्डिंग तामीर करो और फिर उसका अंजाम वो होता है जो आज आप नस्ला टावर की शक्ल में देख रहे हैं, तजूरी हाइट की शक्ल में देख रहे हैं और या दूसरे टावर्स की शक्ल में देख रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन करने वालों को, इन रिश्वत लेके करने वालों को नहीं पूछती, उनका नाम भी नहीं लेती और उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। सज़ा मिलती है तो उन लोगों को जो बेचारे इसके विक्टिम हैं, जो सबसे ज़्यादा मजलूम हैं। अब इस हुकूमत में कराची में रिश्वत का पुराना राज हो तो शायद ये निज़ाम आगे चले, लेकिन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कहना है कि एक तरफ तो उन्हें मंजूरियों के हुसूल में सख्त दुश्वारियाँ हैं, दूसरी जानिब शहर में हर तरफ गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। ऐसी सूरत हाल में कारोबार हो ही नहीं सकता। आज बेचारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने और मजलूम शहरियों ने निस्ला टावर पहुँच के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और सूरत हाल कशीदा हो गई। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब। पहले तो ये बताइएगा कि ये आपने कराची में अपने तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, ये तमाम तामीरात बंद कर दिए। मुझे ये समझाएं कि कराची में कौन सी तामीरात हो रही है? तामीरात या प्लान्स तो अप्रूव होते हैं पंजाब में, लाहौर में, KP में, वहाँ पे दर्जनों प्लान्स अप्रूव होते हैं, दर्जनों प्रोजेक्ट काम हो रहा है, सुबह शाम काम हो रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो यहाँ प्रोजेक्ट्स अप्रूव ही नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर ने 52 हफ्ते मीटिंग कर ली, मगर यहाँ तो सिंध हुकूमत और बिल्डिंग कंट्रोल तो कुछ इस किस्म की मंजूरियाँ देती ही नहीं है। तो वो क्या काम था जो आपने बंद कर दिया? ये कामरान खान वो प्रोजेक्ट थे कामरान भाई के जो पिछले कंपनी आ रहे थे, जो 3 साल पुराने थे, 4 साल पुराने थे, 2 साल पुराने थे, जो कंटिन्यू बनते आ रहे थे और उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वो एक्टिविटीज़ चल रही थी। और हमें तो अब ये भी नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट भी अल्लाह ना करे कल कोई कहे कि उसकी भी कोई NOC नहीं है तो आप इसको तोड़ दें और इसके पैसे बिल्डर घर दे। तो हमें तो ये लग रहा है कि कारोबार ही हमने इसीलिए शट डाउन कर दिया कि इससे बेहतर है कि हम कोई और काम करें। ये तो कारोबार में आप बिल्डिंग बना रहे हैं, करोड़ों रुपए फीसें दे रहे हैं, इतनी टैक्सेस दे रहे हैं, इकोनॉमी का पहिया, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लाइट इंडस्ट्री चला रहे हैं और उसके बाद आपके घरों पे लोग आएंगे कि बिल्डर पैसे वापस करते हैं बिल्डिंग बनाने के बाद, तो तबाही हो जाएगी सर। कैसे कोई सर्वाइव करेगा? तो मैं तो इसीलिए हमने कहा कि कल हमने एक इजलास किया रात को कि भाई कारोबारी बंद कर दें, कराची से शुरू करते हैं, हैदराबाद बाकी जगहों पे जो हो रहा है उसको भी बंद कर दें, ताकि ये ना हो कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तबाह की हो रही है, जितने चाहे इतनी हो रही है और लीगल के लिए प्रॉब्लम है। और अगर जब तक कोई एक विंडो क्रिएट नहीं करेंगे जब तक हम काम भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ये बताइए कि जब से ये कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है, जब से ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पर सुबह शाम रात दिन लगे, बैंकों ने फाइनेंसिंग अलाउ की, वो चीज़ें हुई हैं, एमनेस्टीज आई, सब कुछ हुआ जो कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। कराची में क्या हुआ? पिछले 3 साल से ये सब कुछ हुआ, इस दौरान कराची में क्या हुआ? कराची में उस तरीके से प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए ही नहीं और आज भी 300 प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं जो अप्रूवल नहीं हुए हैं।
और जो पुराने अप्रूवल प्रोजेक्ट थे वो चल रहे हैं। उन्हीं में से लोगों ने उनको कुछ एमनेस्टी में डाला, कहीं जहां वो डाल सकते थे। प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते उसको मीटिंग करते रहे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से ही मैं समझता हूं कामरान भाई, लास्ट टाइम जो जीडीपी का आपको जो परसेंटेज मिला 4% तक, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी जो पूरे मुल्क में सिस्टम से चीज़ें चलनी शुरू हुई। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही ऐसा है, जो सारी चीज़ें हमने की उसके बाद आखिर में कोर्टों के से ये पोजीशन आ रही है। तो हम तो समझ रहे हैं कि उसके बाद पुरअमन एहतजाज भी हम नहीं कर सकते, हम खड़े भी नहीं हो सकते उस जगहों पे कि लोगों को अवेयरनेस दे कि भाई हमने अब कारोबार बंद कर दिया, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाए, हम लोगों को ख्वाब जो बेचते हैं वो ख्वाब मिल जाए, ऐसा ना हो कि ये शेखानी साहब ये बताइए कि मिसाल के तौर पे दो बहुत ही दर्दनाक केसेस हैं, एक तो रॉयल रेजिडेंसी का जो कि डिमोलिश हुआ और अब ये नस्ला टावर जो डिमोलिश हुआ, ये फुल्ली अप्रूव्ड थे बिल्डिंग कंट्रोल से, कंप्लीटली हर लेवल पे जो कानूनी इसकी चीज़ें थी वो पूरी थी। जितने भी कानून लिखे हुए हैं वो सारे उसमें अप्रूवल हुई है, जितने भी इदारे की लैंड वेरिफिकेशन है वो सब हुई है, मास्टर प्लान ने उनके लेआउट अप्रूव किए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल ने उनके एनओसीज अप्रूव किए हैं, और वो बिल्डिंग टूट गई, वो आदमी भी अल्लाह को प्यारा हो गया और ये आदमी भी आज कैंसर में पड़ा हुआ है जो बिल्डर है अब्दुल कादर, और ये भी इसी कंडीशन में है। तो हम तो लोगों को भी मार डाल रहे हैं, इसीलिए हम कारोबार बंद कर रहे हैं कि अब कैसे कारोबार करेंगे कि आप किसी के घर पे पहुंच के बोलेंगे ये बिल्डिंग बनाइए 100 करोड़ रुपए तुम दे दो, 200 करोड़ रुपए दे दो, वो तो मर ही जाएगा, उसने तो 20% प्रॉफिट भी नहीं कमाया होगा। आज वो पूरे पैसे दे कहाँ से देगा? तो हमें तो ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि ये कारोबार बंद करने की वजह ये बताइए कि ऐसा ना हो कि कल हमारे ये बताइए आपके 300 प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में फंसे हुए हैं। आबाद एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, क्या कहती है हुकूमत सिंध इस मामले में, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो जो मालूमात है आप शायद टीवी पे ना कह सकें, वो कहते हैं कि मंजूर काका वाला निज़ाम, यानी कि मंजूर काका नहीं उसका वाला निज़ाम आएगा तो ये सारा काम होगा, सिस्टम में पैसे डालो, ऊपर से नीचे तक पहुंचेंगे तो फिर तुम्हारी अप्रूवल्स होंगी, फिर तुम जो चाहो बनाओ, जिस तरह से चाहो बनाओ, जैसे कि ये तिजोरी हाइट्स टाइप चीज़ें आप ही के लोगों ने बनाई है ना। बिल्कुल, जहाँ कोई गलती है या कोई भी गलत है तो वहाँ तो हम किसी को भी इलीगल पे, तो इस शहर में आज 700, 600, 700 बिल्डिंगें इलीगल बन रही है कामरान भाई, बगैर नक्शों के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हम सोच ही नहीं सकते। हर गली में, हर मोहल्ले में सैकड़ों बिल्डिंगें बन रही है, और एक भी बिल्डिंग मुफ्त में तो नहीं बन रही ना, जो उसकी लागत है उसके अलावा बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल जाती है ना, बाकायदा उनके अफसर जाके पैसे लेते हैं ना, बाकायदा वो सिस्टम नीचे से ऊपर तक चलता है ना। 101% वो चाहते हैं कि लीगल काम ना हो, इलीगल हो जिस पे कोई एक्शन नहीं होता और पैसे मिलते हैं। इलीगल कामों में करोड़ों रुपए रोज़ मिलते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं है, और ये पूरी आपकी इकोनॉमी को भी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर देती है, और उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं होती। वो बिल्डिंगें हर 5-10 साल में गिरती हैं, आप देखते हैं कि इतनी बिल्डिंग गिर गई, आपकी यहाँ बिल्डिंग गिर गई, ये लोगों की जानों को ख़तरा है। तो आपको तो ये सब चीज़ों को देखना है, हुकूमतों का काम है। अब ये बताइए कि ये बेचारे नस्ला टावर के जो लोग जो तो यार वो तो यहाँ रह रहे थे बेचारे, रॉयल रेसिडेंसी के लोगों ने वहाँ अपनी सारी ज़िंदगी लगा के बुकिंग कराई थी, ये अब कहाँ हैं? ये सारे लोग इस वक्त कहाँ हैं जिनके घर उनसे छीन लिए गए, जिनका कोई कसूर नहीं, एक रत्ती भी कसूर नहीं है? सर, इनको बाय फोर्स निकाला गया, इनकी बिजली काटी, इनका पानी काटा, इनकी इलेक्ट्रिक काट दी, इनके रास्ते बंद कर दिए और फिर वो सेवरेज काट दी। तो फिर ये लोग बेचारे कहीं कोई रिश्तेदार के घर पे गया, कोई किराए पे गया, कोई बच्चों को खौफ था, रोज़ाना कोई डोर पे कोई आता था, पुलिस आ जाती थी, लेडी सर्चर आ जाती थी, कोई काउंटिंग कर रही है, तो खौफ से डर के वाइट कॉलर लोग थे, कहीं के जाके अपने रिश्तेदारों के घर पे बैठ गए सर। तो अब क्या नेक्स्ट इक़दाम क्या है? आप अपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दें, इसमें किसी का क्या नुकसान है? इस हुकूमत सिंध के कान पे कोई जू रेंगेगी? नुकसान तो उन्हीं लोगों का है ना, आपका है, मजदूरों का है, जिन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स पे ये बुकिंग कराई है उनका है।
लेकिन कामरान भाई हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है, हमारी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू ही नहीं है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ही निकाल दे कि उसके बाद वो कंप्लीट जायज़ हो जाए, उसके बाद कोई इदारा आके ब्लैकमेल, कोई एनजीओ ब्लैकमेल, कोई नैब में केस ना हो, कोई एंटी करप्शन ना हो, कोई एफआईए ना हो। हम तो इन्हीं चक्रों में फंसे हुए और ये आखिर में आपके घर पे भेज रहे हैं बिल्डिंग तोड़ के लोगों को, तो कैसे कारोबार होगा। रोज़गार यहाँ ख़त्म हो रहा है और होंगे, रोज़गार ख़त्म होगा, एलाइड इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हम तो खुद इतने अरसे से ये इंडस्ट्री कहते थे कि ये मदर इंडस्ट्री है, ये चलेगी तो पूरा मुल्क चलेगा, ये आगे जाएगी तो मुल्क को फ़ायदा होगा। यहाँ तो हम ही लोगों को मारा जा रहा है खड़ा रह के, और इस तरह मारा जा रहा है जैसे हम कश्मीर में हैं, हम कहीं फ़लस्तीन में हैं, हम एहतजाज, हम खामोश बगैर किसी चीज़ के खड़े हुए हैं, उसमें मार रहे हैं। तो ये कैसे कारोबारियों के साथ आप सलूक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी। दिल की बात कर रहे थे, कराची वालों की दिल की बात कर रहे थे, कराची के इस कारोबार से मुंसलिक लोगों की दिल की बात कर रहे थे, इस शहर की मईशत जो तबाह बर्बाद हो रही है उसकी बात कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।